हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार मूवी मार्को को। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम तारिक नाम के एक आदमी को देखते हैं। तारिक के घर पर कुछ पुलिस वाले आए हुए थे। ये पुलिस वाले इसलिए आए थे क्योंकि तारिक के छोटे भाई वसीम का किसी ने मर्डर कर दिया था। वसीम के मर्डर की जानकारी निकालने के लिए पुलिस ऑफिसर सत्यम तारिक से पूछता है, क्या तुम्हें किसी पर शक है? इस पर तारिक बताता है कि हमारे बिजनेस में काफी सारे दुश्मन हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता कि किसने मेरे भाई को मारा होगा। पूछताछ करने के बाद सत्यम वहां से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि वसीम की शोक सभा मनाई जा रही है। तभी हम तारिक के घर पर रसेल को देखते हैं। रसेल कई सालों से वसीम और तारिक को जानता था। रसेल यहाँ वसीम की फोटो पर फूल चढ़ाने आया था। तभी वहाँ वसीम का दोस्त विक्टर भी पहुँच जाता है, जो कि बचपन से ही अंधा था। लेकिन जिस वक्त वसीम को मारा जा रहा था उस वक्त विक्टर भी वहीं था। विक्टर को उस आदमी की खुशबू अच्छे से याद होती है जिसने वसीम का मर्डर किया था। साथ ही विक्टर उस खूनी की कार को भी अच्छे से जानता था। तभी हम देखते हैं कि विक्टर को रसेल के शरीर से वही खुशबू आ रही थी। इससे विक्टर समझ जाता है कि जरूर रसेल ने ही वसीम को मारा है। तभी विक्टर जल्दी से ये बात सभी को बताने जा रहा था, मगर रास्ते में ही रसेल विक्टर को पकड़ लेता है, क्योंकि रसेल को पता था कि विक्टर को उस पर शक हो गया है। इसी कारण से रसेल विक्टर को पकड़कर अपने अड्डे पर ले आता है। रसेल विक्टर से कहता है कि तुम भले ही अंधे हो, लेकिन फिर भी तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इसके बाद रसेल विक्टर को एसिड के कंटेनर में फेंक देता है। एसिड के कंटेनर में गिरने की वजह से विक्टर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसका पूरा शरीर जल जाता है और इसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। जब रसेल विक्टर को एसिड के कंटेनर में फेंक रहा होता है तभी एसिड उछलकर उसके हाथ पर भी गिर जाता है। इस वजह से रसेल का हाथ भी थोड़ा सा जल जाता है। के बाद हमें रसेल के फादर टोनी को दिखाया जाता है। टोनी एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। जो भी व्यक्ति टोनी की बात नहीं मानता वो उसे मौत के घाट उतार देता। टोनी को रसेल के मरने की बात पता चलती है। यह सुनकर टोनी बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि विक्टर का भाई टोनी से भी बड़ा आदमी होता है। टोनी रसेल से कहता है कि तुम लोग विक्टर की लाश को कहीं ऐसी जगह फेंक दो जो किसी को भी ना मिले, वरना विक्टर का बड़ा भाई हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद देवराज और रसेल दोनों मिलकर विक्टर की लाश को एक नदी में फेंक देते हैं, लेकिन वो लाश नदी से बहते हुए किनारे पर आ जाती है। पुलिस वाले जब छानबीन करते हैं तो नदी के किनारे उन्हें विक्टर की लाश मिलती है। के बाद सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर विक्टर का मर्डर किसने किया होगा। इसके बाद सत्यम पुलिस वाला विक्टर की गर्लफ्रेंड ईशा से विक्टर के बारे में जानकारी ले रहा होता है। ईशा सत्यम को बताती है कि विक्टर मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था और किसी ने जानबूझकर विक्टर को मारा है। ईशा विक्टर की मौत से बहुत ज्यादा दुखी थी और हमें ये भी पता है कि ईशा और विक्टर ने साथ में जिंदगी के सपने देखे थे। विक्टर की मौत के बाद ईशा बिल्कुल टूट चुकी थी। के बाद विक्टर की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि विक्टर को एसिड में जलाकर मारा गया है। इसके बाद कमिश्नर सर सत्यम से कहते हैं कि विक्टर और वसीम का केस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन जिसने भी विक्टर को मारा है वो जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि विक्टर के दो बड़े भाई हैं, जॉर्ज और मार्को। जॉर्ज तो विक्टर का सगा भाई है, लेकिन मार्को को उसके पापा ने अडॉप्ट किया था। मार्को एक खूंखार भेड़िया है, वो अपने भाई का बदला जरूर लेगा। के बाद हम विक्टर के भाइयों को देखते हैं जो कि अंदर ही अंदर रोए जा रहे थे। विक्टर की एक बहन नैन्सी भी थी, वो भी अपने भाई के लिए बहुत रोती है। जॉर्ज अपने आदमियों से कहता है कि मार्को को तुम विक्टर के बारे में कुछ मत बताना, असल में मार्को कुछ काम से विदेश गया हुआ है। जॉर्ज ने ये सब बातें इसलिए कही थी क्योंकि वो मार्को को अच्छे से जानता है। जब उसे ये बात पता चलेगी तो पता नहीं क्या होगा। इधर जॉर्ज के बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं। वे कहते हैं कि जब भी हमारी फैमिली पर कोई प्रॉब्लम्स आई हैं, तब हमें मार्को अंकल ने ही बचाया है। के बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां हम मार्को को देखते हैं। एक दिन की बात है जब जॉर्ज अपने घर में बैठा हुआ था, तभी जॉर्ज को जॉनी नाम के एक गुंडे का कॉल आता है। जॉनी जॉर्ज से कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई को किडनैप कर लिया है। अगर तुमने मुझे 4 किलो सोना नहीं दिया तो मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। जॉनी की धमकी से जॉर्ज काफी घबरा गया था। जॉर्ज पूरे घर में अपने भाई विक्टर को ढूंढने लगता है।
विक्टर को गार्डन में देखने के बाद जॉर्ज को चैन पड़ता है। जॉर्ज समझ जाता है कि जॉनी ने गलती से मार्को को किडनैप कर लिया है, जबकि वो विक्टर को किडनैप करने वाला था। मार्को जॉनी को कुत्ते की तरह मारने वाला था। इधर जॉनी अपने गुंडों के साथ मार्को के पास पहुंचता है। अब मार्को जॉनी से कहता है कि तूने गलत आदमी से पंगा लिया है। उसके बाद मार्को जॉनी के आदमियों को बुरी तरह से मारता है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके सारे लोगों को मार डालता है। लास्ट में मार्को जॉनी को भी खत्म कर देता है। इसके बाद जॉर्ज के घर उसकी बहन नैन्सी आती है। वो जॉर्ज से कहती है कि हम तीनों भाई बहन को अपनी जायदाद बांट लेनी चाहिए। इस पर जॉर्ज नैन्सी से कहता है कि मार्को भी तो हमारा ही भाई है, लेकिन अब जायदाद के 4 हिस्से होंगे। ये सुनकर नैन्सी भड़क जाती है और वो कहती है कि मार्को को तो पापा ने सड़क से उठाया था, उसका हमारी जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन जॉर्ज नैन्सी को समझाता है कि पापा बड़े ही प्यार से मार्को को हमारे पास लेकर आए थे, इसलिए मार्को भी हमारी जायदाद का बराबरी का हिस्सेदार है। तभी विक्टर नैन्सी से कहता है कि दीदी आप तो जायदाद के लिए यहाँ आई हो, लेकिन मुझे तो जायदाद से ज्यादा मार्को भाई पसंद है। विक्टर की ऐसी बातें सुनकर जॉर्ज भी काफी खुश होता है। उसके बाद विक्टर मार्को के पास आता है, जहाँ मार्को स्मोकिंग कर रहा होता है। उसी वक्त जॉर्ज भी मार्को के पास आ जाता है। जॉर्ज मार्को को स्मोकिंग करते हुए देख लेता है और यहाँ किसी को भी मार्को का स्मोकिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था। जॉर्ज मार्को पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन मार्को अपने बड़े भाई की डांट सुनकर चुप रहता है, बिल्कुल भी जवाब नहीं देता। इससे हमें ये समझ आता है कि इन भाइयों में कितना प्रेम है। इसके बाद मूवी प्रेजेंट में आती है, जहाँ सभी लोग विक्टर के फ्यूनरल पर शोक मनाने आए थे। जॉर्ज अपने भाई विक्टर की आत्मा शांति के लिए प्रे कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मार्को पहुँच जाता है। मार्को अपने भाई की मौत से बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। मार्को विक्टर की फोटो के आगे जाकर कहता है कि मेरे भाई की आत्मा को उस दिन शांति मिलेगी जब मैं उसके कातिल को मार दूंगा। मैं अपने भाई की मौत का बदला जरूर लूंगा। हाँ बेटे, सभी लोग मार्को की इस बात से बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि पता नहीं मार्को अब क्या करेगा। जॉर्ज मार्को को समझाता है कि तुम्हें विक्टर की मौत का बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही सब कुछ संभाल लूंगा। इस पर मार्को कहता है कि विक्टर सिर्फ तुम्हारा ही नहीं मेरा भी भाई था, उस खूनी को तो मैं सुअर की मौत मारूंगा। न कहकर मार्को यहाँ से निकल जाता है। इधर मार्को को विक्टर के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। वो काफी ज्यादा दुखी भी था। इसके बाद हम जॉर्ज को देखते हैं, जो कि अपने पार्टनर्स के साथ बैठा हुआ था। वहाँ टोनी और उसका बेटा भी आया था। टोनी जॉर्ज को समझाता है कि तुम्हें विक्टर की मौत को भूलकर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टोनी विक्टर पर से जॉर्ज का ध्यान हटाना चाहता था, वरना वो और उसका बेटा कभी भी फंस जाएंगे। लेकिन जॉर्ज टोनी से कहता है कि विक्टर मेरी जान था और उसकी मौत का बदला तो मैं जरूर लूंगा। ऐसी मौत दूंगा साले को, 7 जन्मों तक याद रखेगा। तभी मार्को भी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि भैया ने बिल्कुल सही कहा। मार्को की बात सुनकर वहाँ बैठा एक आदमी मार्को से कहता है कि तुम्हें हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। उस आदमी की ऐसी बातों पर मार्को को बहुत जोर का गुस्सा आ जाता है। मार्को गुस्से में उस आदमी को वहीं मार डालता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सत्यम पुलिस वाला अगली सुबह ऑफिसर सत्यम वसीम की मौत का पता लगाने के लिए उसी फैक्ट्री में जाता है, क्योंकि फैक्ट्री पर ही वसीम को मारा गया था। पुलिस वाले वहाँ की सीसीटीवी कैमरास चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता। इस पर सत्यम एक और पुलिस वाले से कहता है कि यहाँ किसी ने प्लान बनाकर वसीम को मारा है और वसीम को मारने के बाद सारे सीसीटीवी कैमरास डिलीट कर दिए गए हैं। इधर टोनी देवराज और रसेल से कहता है, तुम लोगों को मार्को से सोच समझकर बात करनी है। अगर मार्को को तुम पर जरा सा भी शक हुआ तो वो तुम्हें भी मार डालेगा। रसेल और देवराज मार्को के सामने ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि उन्हें विक्टर की मौत का बहुत ज्यादा दुख हो। अंदर ही अंदर रसेल और देवराज मार्को को मारने का प्लान बना रहे थे, लेकिन मार्को को उन दोनों पर बिल्कुल भी शक नहीं होता। इसके बाद मार्को रसेल के साथ ही मिलकर विक्टर की मौत के सबूत ढूंढ रहा था। वो ऑफिसर सत्यम से भी इस बारे में बात करता है। ऑफिसर सत्यम मार्को को बताता है कि तुम्हारे भाई को एसिड में डुबाकर मारा गया है। सुनकर तो मार्को आग बबूला हो जाता है, उसके भाई को इतनी दर्दनाक मौत मिली। दूसरी तरफ तारिक टोनी से आकर कहता है कि मार्को तुमसे भी आकर सवाल कर सकता है, इसलिए तुम सोच समझकर मार्को से बात करना।
मार्को जब तारिक से विक्टर की मौत के बारे में पूछता है तो वो इतने अच्छे से झूठ बोलता है कि मार्को को उस पर बिल्कुल शक नहीं होता। तारिक मार्को से कहता है कि विक्टर की मौत एक एक्सीडेंट होगी। तभी मार्को कहता है कि किसी ने उसे जानबूझकर मारा है। के बाद मार्को अपने एक दुश्मन मंसूर से मिलने जाता है कि मार्को को उसी पर शक होता है, कहीं उसी ने तो विक्टर को नहीं मारा। वहीं मंसूर मार्को से कहता है कि अगर तुमने मुझे फाइट में हरा दिया तो मैं तुम्हें विक्टर के खूनी के बारे में बता दूंगा। अब मार्को मंसूर की फाइट का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। के बाद इन दोनों की फाइटिंग शुरू हो जाती है। शुरू में मार्को मंसूर को बहुत पीटता है, इसी वजह से मंसूर के आदमी मार्को पर हमला कर देते हैं। के बाद मार्को मंसूर के आदमियों को भी बुरी तरह से पीटता है। जब मार्को मंसूर को मारने वाला होता है तभी मंसूर उससे कहता है कि तुम्हारे भाई को किसी बाहर की गैंग ने मारा है। उस गैंग के लीडर की दाढ़ी मूछें नहीं है। साथ ही मंसूर ने रसेल के कहने पर मार्को से झूठ कहा था, क्योंकि यहाँ रसेल को पहले से ही पता था कि मार्को मंसूर के पास जरूर आएगा। इसके बाद हम टोनी को देखते हैं कि जॉर्ज का 120 किलो सोना हमारे पोर्ट पर आने वाला है, कि कल जॉर्ज का 120 किलो सोना पोर्ट से होते हुए हमारी सिटी में पहुंचने वाला है। अब टोनी जॉर्ज के सोने को चुराने का प्लान बनाने लगता है। टोनी कहता है कि हम 30 किलो सोना देकर कस्टम ऑफिसर खरीद लेंगे, बाकी का 90 केजी सोना हम अपने पास रखेंगे और बाद में हम जॉर्ज को ये बताएंगे कि तुम्हारा सारा सोना कस्टम ऑफिसर ने ले लिया। इससे जॉर्ज को किसी पर भी शक नहीं होगा। इसके बाद देवराज कस्टम ऑफिसर को खरीद लेता है। साथ ही वो जॉर्ज के 120 केजी सोने की लोकेशन भी बता देता है। इससे टोनी का बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। अगले दिन देवराज जॉर्ज को जाकर बताता है कि सोना ऑफिसर ने पकड़ लिया है। जॉर्ज सोचने लगता है कि ऑफिसर को किसने हमारे सोने की लोकेशन बताई होगी। इसके बाद जॉर्ज देवराज से कहता है कि मैं उस आदमी को ढूंढकर मार डालूंगा जिसने मेरे साथ गद्दारी की है। ये सुनकर देवराज अब टेंशन में आ जाता है कि कहीं जॉर्ज को सारी सच्चाई पता न चल जाए। इस वजह से यहाँ देवराज जॉर्ज को कार में ही चाकू से मारने की कोशिश करता है। जॉर्ज को अब पता चल गया था देवराज ही इन सब के पीछे है, लेकिन जॉर्ज को चाकू लगने की वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद जॉर्ज के आदमी उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी वहाँ मार्को भागते हुए आता है। मार्को अपनी भाई की हालत देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी टोनी मार्को को बताता है कि तुम्हारे भाई को देवराज ने चाकू मारा है। टोनी ने जानबूझकर ये गेम खेला है ताकि मार्को को टोनी पर विश्वास हो सके। इधर टोनी देवराज से भी कहता है कि तुम्हारे बारे में मार्को को पता चल गया है, तुम किसी सेफ जगह जाकर छुप जाओ। टोनी के कहने पर देवराज शहर से बाहर चला जाता है। इसके बाद राज नाम का एक लड़का सत्यम ऑफिसर के पास आता है। राज सत्यम को बताता है कि जब वसीम को मार रहे थे तब मैं वहीं पर छुपा हुआ था। असल में राज वसीम की फैक्ट्री में छुपकर वीडियो बनाने के लिए आया था, क्योंकि वसीम की फैक्ट्री में गैर कानूनी काम होते थे। राज देखता है कि तारिक और रसेल ने मिलकर वसीम का खून किया है। राज ने ये सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। राज ये वीडियो सत्यम को दे देता है। इसके बाद सत्यम ये रिकॉर्डिंग कमिश्नर को जाकर दिखा देता है। अगर हमें पता चलता है कि ये कमिश्नर तो टोनी से मिला हुआ है, वो तुरंत ही टोनी को कॉल करके ये सारी बातें बता देता है। अब टोनी ये सारी बातें जानने के बाद सीधा सत्यम के पास पहुंचता है और वो यहाँ सत्यम ऑफिसर को जान से मार डालता है। साथ ही टोनी राज को भी मरवा डालता है। इसके बाद हम मार्को को देखते हैं जो कि अपने कमरे में शांत बैठा हुआ था। अभी वहाँ मार्को की गर्लफ्रेंड मारिया आती है। मारिया मार्को से कहती है कि तुम मुझे कभी भी टाइम नहीं देते, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इतना कहकर मारिया मार्को को उसकी रिंग वापस दे देती है और वहाँ से चली जाती है। मार्को कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। इसके बाद हम जॉर्ज को हॉस्पिटल में देखते हैं। जॉर्ज का एक आदमी जॉर्ज को वो वीडियो दिखाता है जहाँ रसेल और तारिक वसीम को मार रहे होते हैं। ऑफिसर सत्यम ने मरने से पहले ये वीडियो जॉर्ज के एक आदमी को भी सेंड की थी, क्योंकि उसे कमिश्नर पर शक हो गया था। जॉर्ज वीडियो देखकर समझ जाता है कि रसेल ने ही विक्टर और वसीम दोनों को मारा है, क्योंकि जॉर्ज ने भी रसेल के हाथ पर एसिड के निशान देखे थे। के बाद तुरंत ही जॉर्ज मार्को को कॉल कर देता है। अगर उस समय मार्को रसेल के साथ कहीं जा रहा होता है और कॉल पर जॉर्ज मार्को को सारी बात बता देता है। मार्को कुछ कर पाता उससे पहले ही रसेल और उसके आदमी मार्को को बांध देते हैं।
इसके बाद रसेल मार्को से कहता है कि आखिरकार तुम्हें सच्चाई पता चल ही गई, अगर मैं तुम्हें बदला लेने के लिए जिंदा नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद रसेल मार्को के एक दोस्त अनवर का हाथ काट देता है। अनवर यहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अपने दोस्त को इस तरह तड़पता देख मार्को को जोर का गुस्सा आता है। रसेल जब मार्को की तरफ बढ़ता है तो मार्को बुरी तरह से इन्हें मारने लगता है। हाथ पैर बंधे होने के बावजूद रसेल के आदमियों को बुरी तरह से मारता है। इसके बाद वो रसेल को भी बुरी तरह से तड़पा तड़पा कर मारता है। इसके बाद मार्को अनवर को कार में बिठा देता है। इसके बाद वो रसेल को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी टोनी मार्को को कॉल करके कहता है कि अगर तुमने मेरे बेटे को मारा तो मैं इधर विक्टर की गर्लफ्रेंड को मार दूंगा और उसके पेट में तुम्हारे भाई का बच्चा भी है। इसके बाद मार्को वहीं पर शांत हो जाता है। इसके बाद जॉर्ज मार्को से कहता है कि टोनी को जो कुछ भी चाहिए मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने खानदान के वारिस को बचाना चाहता हूँ। जबकि मार्को अच्छे से जानता था कि टोनी ईशा को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। के बाद मार्को सबसे पहले देवराज को ढूंढता है। अब देवराज उसे मिल जाता है और वो उसे एक कंटेनर से बांध देता है। इसके बाद वो देवराज से कहता है कि ये कंटेनर 10 मिनट में ब्लास्ट होने वाला है। अगर तुमने मुझे ईशा का पता नहीं बताया तो तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। ना बोलकर मार्को कंटेनर के बाहर आ जाता है। डर की वजह से देवराज मार्को को ईशा का पता बता देता है कि टोनी ने ईशा को अपने फार्म हाउस पर छुपा कर रखा है। मार्को की यहाँ से जाते ही वो कंटेनर ब्लास्ट हो जाता है। देवराज यहीं मारा जाता है। अब मार्को यहाँ टोनी के फार्म हाउस पर पहुँच जाता है और उसके सारे गुंडों को बुरी तरह से मारता है। सारे गुंडों को मारने के बाद मार्को जब ईशा के पास पहुँचता है तो उसे वहाँ मार्को देखता है कि ईशा वहाँ नहीं है, वहाँ तो कोई और लड़की बैठी हुई है। तभी टोनी मार्को से कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं ईशा को यहाँ छुपा के रखूंगा? ईशा तो मेरे बेटे के कब्जे में है। इसके बाद टोनी मार्को से बहुत सारे पैसों की डिमांड करता है। अगली सुबह मार्को बहुत सारे पैसे लेकर रसेल के पास पहुंचता है। रसेल सोचता है कि उस बैग में बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन जब वो बैग खोलकर देखता है तो उसमें तो टोनी का कटा हुआ हाथ रखा था। रसेल अपने पापा के हाथ को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। भी हमें पता चलता है कि मार्को ने ईशा को बचाने के लिए टोनी को किडनैप कर लिया है। साथ ही मार्को ने टोनी का एक हाथ भी काट दिया था। अब मार्को रसेल से कहता है अगर तुम्हें टोनी का पता चाहिए तो तुम्हें ईशा को मुझे देना होगा। रसेल डर के कारण ईशा को मार्को को दे देता है और मार्को भी रसेल को टोनी का पता बता देता है। जब रसेल टोनी के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वो एक कमरे से बंधा हुआ है। रसेल जब उस कमरे को खोल रहा था तो टोनी रसेल को मना करने लगता है क्योंकि टोनी के सिर पर एसिड रखा हुआ था और वो एसिड का डिब्बा दरवाजे से जुड़ा हुआ था। जैसे ही रसेल दरवाजा खोलता तो वो सारा एसिड टोनी के ऊपर गिरता। इसके बाद रसेल खिड़की के अंदर से कमरे में जाता है और बहुत ही आराम से वो एसिड को उसके पापा के ऊपर से हटा लेता है। भी वो ये भी देखता है कि टोनी के पैरों के नीचे तो बॉम्ब भी रखा हुआ है। बॉम्ब देखते ही रसेल अपने पापा को वहीं छोड़कर कमरे के बाहर आ जाता है। बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से टोनी तो मारा जाता है। रसेल भी अपने पापा की मौत की वजह से काफी ज्यादा दुखी होता है और वो सोच लेता है कि वो मार्को से बदला जरूर लेगा। इधर जॉर्ज मार्को से कहता है कि ईशा का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। साथ ही जॉर्ज घर पर मारिया को भी बुलाता है। जॉर्ज मारिया और मार्को का पैचअप करवा देता है। इसके बाद मार्को तारीफ को भी रस्सी से लटकाकर मार डालता है। इस सीन में हम देखते हैं कि रसेल अपने भाई साइरस के पास आता है। साइरस को टोनी ने अडॉप्ट किया था। रसेल साइरस को टोनी की मौत के बारे में बता देता है। सुनकर साइरस भी आग बबूला हो जाता है और वो रसेल से कहता है कि मार्को अब जिंदा नहीं बचेगा। इधर मार्को और मारिया बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ ईशा आ जाती है। वो मार्को को एक गिफ्ट देते हुए कहती है कि विक्टर तुमसे बहुत प्यार करता था। विक्टर ने ये गिफ्ट मुझसे तुम्हें देने के लिए कहा था। मार्को उस गिफ्ट को देखकर इमोशनल हो जाता है। इधर साइरस रसेल से मार्को की पूरी फैमिली के बारे में जानकारी निकालता है क्योंकि वो मार्को के फैमिली पर हमला करने का प्लान बना रहा होता है। इधर ईशा के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। भी जॉर्ज जल्दी से डॉक्टर को घर पर ही बुला लेता है क्योंकि घर के बाहर जाने पर ईशा की जान को खतरा है।
डॉक्टर जॉर्ज को बताते हैं कि जल्दी से ईशा की डिलीवरी करनी होगी। घर पर ही ईशा की डिलीवरी का काम शुरू हो जाता है। तभी घर की लाइट चली जाती है। के बाद जॉर्ज मार्को से कहता है कि तुम ईशा और मारिया का ध्यान रखना, लाइट का स्विच ऑन करके आता हूँ। जब जॉर्ज घर में लाइट स्विच ऑन करने जा रहा था तभी उसे रसेल के गुंडे नजर आते हैं। जॉर्ज उन गुंडों पर गोली चलाने लगता है। गोली की आवाज सुनकर मार्को भी चौकन्ना हो जाता है। साइरस और रसेल अपने आदमियों के साथ घर पर हमला कर देते हैं और ये लोग घर के लोगों को मारने लगते हैं। वहीं हम ये भी देखते हैं कि साइरस ने जॉर्ज को घायल कर दिया है। इधर मार्को भी गुंडों से फाइटिंग कर रहा था, लेकिन साइरस मार्को को भी बुरी तरह से मारता है। साइरस के सभी गुंडे घर की महिलाओं को मार डालते हैं। घर के बच्चों को भी साइरस बुरी तरह से मार डालता है। इसके बाद साइरस उस कमरे में जाता है जहां ईशा थी। तब तक ईशा ने बच्चे को जन्म दे दिया होता है। साइरस यहाँ ईशा को मार देता है और उसकी बच्चे को अपने हाथ में उठा लेता है। साइरस यहाँ मार्को की आंखों के सामने उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर देता है। साइरस मार्को से अब ये कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा, तुम्हें मैं मारूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें अपने परिवार के लिए तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। इसके बाद साइरस ईशा के बच्चे को अपने साथ लेकर चला जाता है। इसके बाद मार्को अपनी फैमिली की लाश को देखकर बहुत रोता है। अब मार्को मन में सोचता है कि वो अपनी फैमिली का बदला जरूर लेगा और वो ईशा के बच्चे को जरूर लेकर आएगा। इसके बाद मार्को उनके अड्डे पर पहुंच जाता है और उन्हें बुरी तरह से मारता है। वहीं हम देखते हैं कि साइरस ने ईशा के बच्चे को एसिड के कंटेनर के पास में रखा हुआ था। मार्को साइरस के सारे गुंडों को जान से मार डालता है। इसके बाद वो साइरस और रसेल से फाइटिंग करने लगता है। इसी दौरान मार्को रसेल के पेट में एक खंजर घोंप देता है। मार्को बुरी तरह से रसेल को मारता है और उसके सीने से दिल निकाल लेता है। ये देखकर तो साइरस भी बहुत ज्यादा डर जाता है। उधर साइरस उस बच्चे को उठाकर एसिड में फेंकने वाला होता है। इतनी ही देर में मार्को साइरस का गला काट देता है। इसके बाद मार्को ईशा के बच्चे को लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद मार्को ईशा के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालने लगता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।